हेलो जी दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कुछ न्यूज़ आपके लिए लाए इंटरनेशनल, तो देख लेते हैं। गाज़ा से आ रही है न्यूज़। गाज़ा में जिस तरह से लड़ाई चल रही है, पिछले 2 महीने होने वाले हो भी गए। 7 दिसंबर को इस लड़ाई को 2 महीने कंप्लीट हो गए। अभी तक यहाँ पर 18,000 के लगभग फ़िलिस्तीन लोगों की मौत हो चुकी है। फ़िलिस्तीन लोगों को न केवल उनकी जान का खतरा है, बल्कि उनके लिए जो घर उनका है, वो घर से उनको निकलना पड़ा है अपनी जान को बचाने के लिए। उनके लिए कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही। कई लोग सड़कों में सो रहे हैं। कई लोगों को टेंट मिला है यूएन की तरफ से, लेकिन वो टेंट इतना पतला है कि उनको ना तो ठंड से बच पा रहे, ना वो बारिश से बच पा रहे। तो ये जो न्यूज़ है, ये इन्हीं लोगों के संबंध में न्यूज़ आ रखी है, जो लोग अभी टेंटों में रुके हुए हैं और टेंटों में वो कंप्लेन कर रहे हैं कि टेंट उनको बचा नहीं पा रहे। जिस तरह से तूफ़ान और बारिश का सीज़न है उस समय यहाँ पर चल रहा है, तो उसके कारण लोगों का जो टेंट है वो भीग जा रहा है और हवा के वजह से टेंटों का उखड़ भी जा रहे हैं कई सारे टेंट। तो एक महिला है, वो अपने बच्चों के साथ इन टेंटों में रह रही थी। तो उन्होंने उस महिला कंप्लेन करती है और कहती है कि ये जो टेंट है, ये हमको ना तो ठंड से बचा पा रहे, ना बारिश से बचा पा रहे। कुछ लोगों को यहाँ पर टेंट भी नहीं मिल पा रहा है, ऐसे भी लोग हैं। यूएन ये टेंटों की सप्लाई और दूसरे जो बेसिक सप्लाई है उसकी उनको पूरी करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसराइल ने यहाँ पर सप्लाईज़ के लिए रोक लगा रखी थी, तो यूएन के पास भी रिसोर्सेज की कमी है। तो कुछ ही लोगों को टेंट या फिर दूसरे कपड़े, गर्म कपड़े मिल पा रहे। बाकी जो लोग हैं ज़्यादातर, ख़ासतौर में जो नॉर्थ गाज़ा में इस समय फंसे हुए, उनको तो ना तो उनके पास कपड़े है, ना टेंट है, ना कुछ है। बस वो उनके घर भी टूट फूट गए, तो वो सड़कों में इस समय सोने को मजबूर है, या फिर वो जो स्कूल हॉस्पिटल है वहाँ पर उन्होंने शरण ले रखी है। अभी बात की जाए कि जो लोग स्कूल और हॉस्पिटल में रह रहे, वहाँ पर वो इतनी ज़्यादा संख्या में है इस समय। एक स्कूल में लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग रुके हुए हैं। हॉस्पिटल में भी लगभग हज़ारों लोग एक हॉस्पिटल में शरण ले रखी है उन्होंने। तो ऐसे लोगों में जब इतने डेंसली लोग रहते हैं, तो बीमारी फैलने का भी खतरा होता है। तो ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में कि जो गाज़ा के लोग हैं, उनमें ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे डायरिया, टाइफाइड, डेंगू, इस तरह से बीमारी फैलने का भी खतरा बताया जा रहा है। यूएन की तरफ से स्टेटमेंट आया, जिसमें यूएन ने जो गाज़ा में अभी सिचुएशन है, उसमें बहुत गंभीर सिचुएशन बताई और कहा कि इन लोगों को जल्दी इनको सप्लाईज अगर नहीं पहुंची, तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। डिजास्टर कहने का मतलब ये है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस अगर फैलनी शुरू हो जाती है, तो वो फिर इतने तेज़ी से फैलेगी कि हज़ारों लोगों की मौत हो सकती है। यूएन ने आग्रह किया इस इलाके में कि इस इलाके में सीज़ फायर कर देनी चाहिए और लोगों को जब तक सप्लाईज उनके लिए नहीं पहुंचती, तब तक लड़ाई को बंद रखा देना चाहिए, जिसको हम ह्यूमैनिटेरियन सीज़ फायर भी कहते हैं। तो यूएन इसको बार बार कह रहा है, लेकिन जो इजराइल है वो तैयार नहीं हो रहा है। और इजराइल ने जिस तरह से मिलिट्री कार्रवाई यहाँ पर चला रखी है, उसको देख के लगता है कि इजराइल आने वाले कुछ महीने या हफ्ते तक यहाँ पर जो कंडीशन है वो बुरी की बुरी ही बनी रहेगी। लोगों को आखिरकार उनकी क्या क्या कर सकते हैं, उनके लिए कोई तरीका यहाँ पर निकल के भी नहीं दिख रहा है। कोई ऐसा रास्ता भी नहीं हो पा रहा है जिससे लोगों को कुछ सहायता मिल सके। जैसे यूएस ने इसराइल से ये कहा था कि इसराइल को इस इलाके में लोगों की ऊपर अटैक नहीं करना है, और दूसरा लोगों की जो सप्लाईज आ रही है उस सप्लाईज़ को बंद नहीं करना है। लेकिन यूएस की बात भी इसराइल मानने को तैयार नहीं है। तो इसराइल इस समय जो उसकी कार्रवाई है, उस कार्रवाई को लगता है कि उसने जो ठान लिया है हमास को ख़त्म करने का, जब तक वो हमास को ख़त्म नहीं कर लेता, तब तक इसराइल यहाँ पर सीज़ फायर करने को तैयार भी नहीं होगा। तो लोगों को आने वाले जो हफ्ते भर है या फिर महीना भर है, तो बहुत संकट की स्थिति में उनको रहना पड़ेगा। अभी ठंड का मौसम स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में जब लोगों के पास ना तो उन घर उनके पास नहीं है, ना उनके पास गर्म कपड़े हैं, तो कैसे वो इस ठंड को गुजारेंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा क्वेश्चन मार्क ये है कि जो लोगों को किस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज़ेस से किस तरह बचाया जाए। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस फैलने का कारण एक ये महत्वपूर्ण होता है कि लोगों का जो खाना पीना होता है, अगर वो शुद्ध नहीं है, अगर वो स्वच्छ खाना पीना नहीं खाते, तो बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
तो जिस तरह से गाज़ा के लोगों के लिए अभी पानी भी उनको नहीं मिल पा रहा है, उन्हें सीवेज का पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है, उनके लिए खाने का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, उनको कुछ भी कचरा कुचरा जो उनका पेट भर सके वो उसको उनको खाना पड़ रहा है। जो ब्रेड है वो लगभग कई हफ्ते पुराना ब्रेड उनको खाने में मजबूर होना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों की जो हेल्थ है उसमें बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और ऊपर से जो मेडिसिन है वो भी नहीं मिल पा रही है। तो कैसे इन लोगों को सुरक्षित किया जाएगा उसके संबंध में इस समय बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा हुआ है। दूसरे न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम। अभी कल के दिन जो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट है उसने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि वो इसराइल को लगभग 1300 आर्टिलरी सेल मुहैया कराने वाला है। ये जो सेल है ये गोला बारूद इनको कहते हैं हिंदी में, और ये टैंकों में जो इस्तेमाल होता है गोला बारूद उनको ही आर्टिलरी सेल के रूप में जाना जाता है। तो लगभग 1300 गोला बारूद अमेरिका अपने देश से इसराइल को भेजने वाला है। तो ये न्यूज़ है बनी हुई, और इस न्यूज़ का आने का कारण ये है कि ये जो अमेरिका ने डिसीजन लिया है इसको बिना कांग्रेस की परमिशन से ये डिसीजन अमेरिका सरकार ने लिया है। होता ये है कि कोई भी इस तरह का वेपन्स बेचने के लिए या फिर किसी दूसरे देश को भेजने के लिए अमेरिका पहले कांग्रेस से परमिशन लेता है। कांग्रेस परमिशन देने के बाद ही अमेरिका सरकार इस तरह से वेपनों को दूसरे देशों में भेज सकती है। लेकिन इस केस में देखा गया कि अमेरिका सरकार ने बिना कांग्रेस की पूछे बगैर, बिना कांग्रेस को उसने पूछा भी नहीं, और ये जो आर्टिलरी सेल है उनको इसराइल को भेज दिया। आखिरकार अमेरिका ने डिसीजन क्यों लिया? पहला कारण ये बताया जा रहा है कि जो आर्टिलरी सेल को भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कांग्रेस में अगर पहले ये प्रपोज़ल भेजते तो कांग्रेस में लगभग एक हफ्ता पूरा प्रोसीजर में लग जाता। तो अमेरिका का कहना था कि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो हमने इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये इसराइल को हमने भेज दिया। दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका ने फरवरी के महीने में अमेरिका की सरकार ने एक नियम लगाया था जिसके तहत उन्हीं देशों को वेपन भेजा जाएगा जो ह्यूमन राइट का उल्लंघन नहीं करते। जैसे सऊदी अरेबिया वाला देश था, तो वो देश में ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, लोगों को वहाँ पर उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है। तो अमेरिका ने जो सऊदी अरेबिया को वेपन भेजने से मना करने के लिए अमेरिका सरकार ने ये डिसीजन लिया था। लेकिन लगता है कि ये जो लड़ाई है इसमें भी इसराइल ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है। गाज़ा के लोगों को वो परेशान कर रहा है, उनके ऊपर अटैक कर रहा है, उनको उनके घरों को तोड़ फोड़ कर रहा है। तो इसी प्रोटोकॉल के तहत, इसी रिक्वायरमेंट के तहत जो अगर देखा जाए तो यूएस इनको इसराइल को भी वेपन नहीं भेज सकता है। लेकिन वही चीज़ के लिए अमेरिका को पता था कि अगर ये कांग्रेस में जाएगा तो कांग्रेस में जो लीडर है वो अपने हिसाब से इस बात को सामने रखेंगे कि प्रोटोकॉल के हिसाब से तो इसराइल को भी नहीं जाना चाहिए वेपन। तो यूएस ने लगता है कि उसने इस प्रोटोकॉल से बचने के लिए उसने कांग्रेस में इसको नहीं भेजा, और सीधे ही उसने इमरजेंसी की सहायता से इसको सीधे उसने इसराइल को भेज दिया। तीसरा कारण ये बताया जा रहा है कि इस समय कांग्रेस में काफ़ी ऐसे लोग शामिल हैं जो कि इसराइल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से इसराइल कार्रवाई कर रहा है गाज़ा में, और जितने लोगों को अभी तक 18,000 लोग मार दिए हैं इसराइल ने गाज़ा के अंदर, तो साथ में इसराइल अंधाधुंध तरीके से घरों के ऊपर बमबारी भी कर रहा है। तो ये सवाल ये सीनेटर पूछते जो कांग्रेस में, अगर ये मुद्दा चले जाता, पूछा करते वो बाइडन से कि आप जो इसराइल है वो इतना गलत काम कर रहा है, और हम अगर उसको वेपन बेचेंगे या भेजेंगे तो उससे हमारी जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है उसको में बुरा असर पड़ेगा। तो लगता है कि अमेरिका ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अमेरिका की सरकार ने इस जो ये आर्टिलरी सेल का फैसला है उसको कांग्रेस में भेजने का डिसीजन नहीं लिया उन्होंने, और उसको सीधे ही उन्होंने इमरजेंसी के तहत इसराइल में भेज दिया। इसराइल ने जैसे कि अभी 4500 आर्टिलरी सेल का ऑर्डर रखा था, ये लगभग $100 मिलियन से ऊपर का ये मिला था ऑर्डर अमेरिका की कंपनियों को। तो अमेरिका ने इसी के तहत पहला जो ट्रेंच है 1300 आर्टिलरी सेल का उसको भेज दिया इसराइल को, और इसराइल की तरफ से स्टेटमेंट भी आ गया। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने अमेरिका का धन्यवाद किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम अमेरिका सरकार का धन्यवाद अदा करते हैं कि अमेरिका हमारी मदद कर रहा है, हमको हथियार बेच रहा है या भेज रहा है। अगर अमेरिका के स्टेट ऑफ सेक्रेटरी एंथोनी ब्लिंकन
उनसे भी पूछा गया कि आपने ये जो डिसीजन है इसको कांग्रेस में भेजा क्यों नहीं पहले। तो उन्होंने कहा कि इस समय इसराइल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वेपन्सों की। अगर हम इसमें अभी प्रोसीजर में अगर टाइम लग जाता, कांग्रेस में काफ़ी दिन लग जाते, तो उससे इसराइल के जो उसकी ज़रूरत है उसको पूरा नहीं हो पाता शुरुआती दिनों में। अब उसको ज़रूरत है इस समय, तो इसी समय वो वेपनों को भेजना ज़रूरी है, नहीं तो इसराइल के लिए बहुत दिक्कत शुरू हो सकती है। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। हांगकांग जो चाइना का एक क्षेत्र है, चाइना ने उसको 1990 के दौर से ही वो चाइना के पास रहा है। तो हांगकांग में अलग सिस्टम चलता है चाइना से। जैसे चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ कम्युनिज़्म के हिसाब से सरकारें चलती है, लेकिन हांगकांग में डेमोक्रेसी है, जिसको हम मैनेज डेमोक्रेसी कहते हैं। तो वहाँ पर हांगकांग की जो डेमोक्रेसी है जैसे अन्य देशों में होता है उससे थोड़ा अलग डेमोक्रेसी है। जैसे कि अन्य देशों में लोगों को आज़ादी होती है, वो किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं, लेकिन हांगकांग में केवल उसी व्यक्ति को चुना जा सकता है जिसको पहले से ही कम्युनिस्ट पार्टी जिसके नाम पर मुहर लगाती है, वो ही कैंडिडेट बन सकता है और उसी को ही उनमें से किसी व्यक्ति को लोगों द्वारा चुना जाता है। बात की जाए तो हांगकांग में इस सिस्टम को हटाने की समय समय में मांग होती रही है और समय समय में वहाँ विरोध प्रदर्शन भी होता रहा है सरकार के खिलाफ। लोग वहाँ पर डेमोक्रेसी को लाने के लिए पूरी तरीके से जो डेमोक्रेसी फुल फ्लैश डेमोक्रेसी के लिए वो विरोध प्रदर्शन करते रहे। लोगों को 2020 में निशाना बनाया गया था। 2020 में एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ भी आया था हांगकांग में, जिसके तहत जो पुलिस है उसकी पावर को बढ़ा दिया था। तो लोगों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। कई लोगों को सरकार ने गिरफ्तार किया था, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। हज़ारों की संख्या में लोग हांगकांग को छोड़ के चले गए थे। तो वो एक बहुत वाटर सेट मूवमेंट माना जाता है हांगकांग के डेमोक्रेसी के इतिहास में। उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी भी काफ़ी लोग जिन्होंने उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे अभी वो जेल के अंदर बंद है। ये जो जिस तरह से हांगकांग में डेमोक्रेसी को कुचलने की कोशिश की गई थी 2020 के बाद, अभी उसका असर हमको देखने को मिल रहा है। पहली चीज़ है कि हांगकांग में जो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट मीडिया हुआ करता था, अब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब कोई भी अखबार सरकार के ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत नहीं रखता है। साथ में जो इलेक्शन है वो भी अब पहले से ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो चुके हैं। लोगों को जो अधिकार है उनके वोटिंग अधिकार अब वो कम कर दिए गए, तो लोगों के अधिकारों को छीन लिया गया है। पुलिस को अधिकार मिल चुके हैं। पुलिस अगर चाहे तो किसी भी व्यक्ति जो लगता है पुलिस को कि ये हमारे देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो आखिरकार हम नियॉन की बात करते हैं। नियॉन एक लाइट होती है और इस लाइट को आमतौर में जो शॉप्स होती है, दुकानें होती है, उसको चमकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हांगकांग में ये जो लाइट है इसका कल्चर इफ़ेक्ट है काफ़ी। वहाँ पर पिछले 5, 10, 15 सालों से काफ़ी दुकानों में इस तरह से लाइटों का इस्तेमाल किया जाता है। और वहाँ की जो सड़कें हैं, वहाँ की जो दुकानें हैं, जिस प्रकार से लाइट हर जगह देखने को मिलती थी, तो अब देखने को मिल रहा है कि जो सरकार है हांगकांग की, अब वो इस लाइटों को भी हटाना और उसने शुरू कर दिया है। वजह ये बताई जा रही है कि ये इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक होती है लाइट। साथ में ये जिन दुकानदारों ने इसे गैरकानूनी तरीके से लगाया था तो उनको भी सरकार वहाँ से हटा रही है। तो अब हांगकांग में देखने को मिल रहा है वहाँ पर कि अब ये लाइटें उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आज से 5 या 10 साल पहले हुआ करती थी। तो हांगकांग का एक कल्चरल इफ़ेक्ट अब चेंज हो गया है। साथ में जो हांगकांग के जो जितने टूरिस्ट आते थे पहले, फॉरेन टूरिस्ट, अब उतने भी नहीं आ रहे। हांगकांग एक अलग सी जगह बन चुका है अब। एक ऐसी जगह बन चुका है जो अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों बाद हांगकांग जाएगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, एक सूना सूना जगह लगेगी उसे। तो हांगकांग में कुछ चीज़ें हो रही है और हांगकांग की जो वहाँ का जो कल्चर है उसको चेंज किया जा रहा है। कई लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि चाइना की जो सरकार है वो ज़बरदस्ती ये काम कर रही है और हांगकांग के कल्चर को बदलने की कोशिश सरकार कर रही है। आगे चलते हैं। अभी एक न्यूज़ आई थी जिसमें एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था। आर्कियोलॉजिकल साइट में एक खोजा गया था एक जगह को, और ये जो जगह थी ये
काफ़ी पुरानी जगह थी। आज से 2000 या 2500 पुराना ये जगह मानी जाती है। और यहाँ पर वॉल्केनो आने की वजह से जो जगह थी वो दब गई थी, तो इस जगह को पोम्पई नाम से जाना जाता है। और ये जो जगह है, जब इसमें एक्सकवेशन हुआ है यहाँ पर, जो आर्कियोलॉजिकल लोग हैं उन्होंने यहाँ पर खड्डा करके इस इलाके को उन्होंने खोद के यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं वो। तो पता लगा है कि जो उन्होंने ना खोद के हुए जो जो उनको एक घर मिला है, वो घर लगभग आज से 2500 पहले जो रोमन साम्राज्य था, तो उस समय का घर है वो। और उस घर में देखने को ये मिला है कि एक कमरा मिला है उस घर में, और उस कमरे में आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि ये जो कमरा है, ये जो स्लेव लोग हैं उनको रखने के लिए ये कमरा को इस्तेमाल किया जाता था। तो उस कमरे में ऐसा मिल रहा है कि जो पहले तो ये है कि वो जो कमरा है उसको केवल एक दूसरे कमरे से जोड़ा गया है, बाकी उसका जो दूसरा कनेक्शन है वो किसी दूसरी जगह से नहीं है, बस एक ही जगह से एक कमरे से जोड़ा गया उसे। साथ में जो उसकी खिड़कियाँ है वहाँ पर जंजीर लगा रखी है और ताड़ बाड़ कर रखी है। आखिरकार ये कमरा ऐसा क्यों बनाया गया है? वजह ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि स्लेब के लिए इस्तेमाल होता था ये कमरा। यहाँ पर स्लेब लोगों को रखा जाता था, उनसे काम कराया जाता था। उनको यहाँ पर आटा की जो चक्की होती है उसके तहत वो यहाँ उस चक्की को घुमाते रहते थे सुबह से लेकर रात तक। तो उन लोगों को यहाँ पर उनसे काम कराया जाता था। साथ में ये लोग भाग ना सके तो उसके लिए भी यहाँ पर जंजीरें लगाई गई थी, और ये लोग सड़कों में भी ना जा पाए, तो इस कमरे को केवल घर के दूसरे कमरे से जोड़ा गया था ताकि ये लोग भाग ना पाए। ये जो लोग हैं इनके साथ डंकीज, जिनको गधे भी कहा जाता है, गधों को भी इन लोगों के साथ रखा जाता था। गधे और जो इंसान जो स्लेब है जो यहाँ पर रहते थे, उन दोनों की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हुई करती थी उस समय। दोनों को खाना बहुत कम मिलता था। गधा भी जो माल ढोने का काम करता था इधर, उसको उसकी स्थिति भी बहुत बुरी थी और उसको खाना पीना बहुत कम मिलता था। जो इंसान था जो यहाँ पर चक्की पीसता था, उसका भी बहुत ज़्यादा सुबह से लेकर रात तक अनलिमिटेड काम उसे कराया जाता था बिना रुके हुए। तो ये जो रोमन साम्राज्य में जो स्लेव का कल्चर था उसके बारे में पहले से आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को पता है, हिस्टोरियन लोगों को पता है। लेकिन ये इतना बर्बर आर्कियोलॉजिकल सर्वे में पता लगा है कि कितने बर्बरता की जाती थी यहाँ पर स्लेव लोगों के साथ, उसके बारे में एक नया प्रकाश इस सब्जेक्ट के ऊपर पड़ा है। और ये जो एक्सकवेशन है ये बहुत कुछ बताएगा आने वाले समय में कि रोमन साम्राज्य के दौर में जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में 3 सेक्टर हुआ करते थे। एक राजा था जो सबसे ऊपर था, उसके बाद नोबल्टी वाले लोग थे जो राजा से थोड़े कम शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी शक्ति फिर भी जनता के मुकाबले काफ़ी थी। तीसरे जो क्लास थी वो जनता की क्लास थी, और इसमें मेजॉरिटी लोग शामिल थे इस क्लास में, और इसी क्लास को स्लेव बनाया जाता था। लोगों से ज़बरदस्ती काम कराया जाता था और बड़ी पैमाने में लोगों को स्लेव बना के उनसे काम करवाया जाता था इस रोमन साम्राज्य में। आगे बढ़ते हम। जिस तरह से अभी गाजा में लड़ाई चल रही है, तो गाजा के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी सहनी पड़ रही है। कई लोगों की मौतें हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, कई लोगों के घर टूट चुके हैं। लोगों को घरों को छोड़ के जाना पड़ रहा है और उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। साथ में ना तो उनके पास इस समय ठंड बढ़ गई है वहाँ पर, तो ठंड के कपड़े भी उनके पास नहीं है। तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। खाने पीने का भी उनके पास कोई साधन नहीं है। तो आखिरकार गाजा के लोगों की जो कंडीशन है वो इस समय कैटेस्ट्रॉफिक हो चुकी है। और यूएन ने भी कहा है कि कुछ दिनों में अगर इनकी सप्लाईज इनके लिए नहीं भेजी गई तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौतें हो सकती है आने वाले समय में, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस या फिर दूसरे ठंड के कारण। बात की जाए हमास की, तो हमास ये गाजा वाला जो क्षेत्र है उसकी सरकार लगभग 2006 से हमास का इस क्षेत्र में कब्जा रहा है, और हमास ने पूरी तरीके से इस क्षेत्र को अपने कब्जे में रखा हुआ है। 2023 का जो अभी अटैक है 7 अक्टूबर को, उसमें जो हमास है उसने इसराइल के अंदर घुस के लगभग 1200 इसराइली लोगों की हत्या की थी, और 250 इसराइली लोगों को उसने अगवा करके गाजा के अंदर लिया था। तो उसके बाद से इसराइल ने ये गाजा के ऊपर बमबारी शुरू की है, और इसराइल
का गोल ये है इस समय कि ये जो हमास है इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना। हमास की जितना भी इस इलाके में उसने टनल बना रखी है, दूसरे जो उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको ख़त्म करना, हमास के जितने फाइटर है उनको या तो गिरफ्तार करना या फिर उनको मारना। तो हमास को इस समय निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि हमास अभी तक 2 महीने हो चुके हैं लड़ाई को, लेकिन हमास ने अभी भी उसके जो टेरर फैसिलिटी है या उसके जो लीडर है अभी भी वो ज़िंदा है। जैसे यह सिनवर, ये हमास के ये लीडर है और अभी तक ये जीवित है। और दूसरे लीडर मोहम्मद दिएफ, ये अल कसम ब्रिगेड जिसने अटैक किया था 7 अक्टूबर को, उसके हेड है। तो अभी तक ये 2 जो सीनियर लीडर है ये अभी तक ज़िंदा है। तो हमास को कोई ज़्यादा अभी तक उसको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा है। हमास अभी तक भी इसराइल के ऊपर रॉकेट लॉन्च कर रहा है। तो इसराइल ने जो ये कार्रवाई की है, जिसमें वो कार्रवाई का एक ही अपना गोल बता रहा है कि हमास को ख़त्म करना, लेकिन अभी 2 महीने हो चुके हैं लेकिन उसको इतना सफलता नहीं मिल पाई है। अब हमास आखिरकार, उसने जब अटैक किया था तो उसको पता था कि उसके ऊपर इसराइल कार्रवाई करेगा। तो हमास ने इस सब चीज़ों को समझते हुए भी उसने इसराइल को निशाना बनाया था 7 अक्टूबर को। तो आखिरकार हमास के दिमाग में उस समय क्या था चल रहा? तो पहली चीज़ है कि हमास को पता था कि इसराइल कार्रवाई करेगा और उसको ये भी पता था कि उसके लीडरों को संकट है, यानी उसके लीडरों को, हमास के लीडरों को निशाना बना सकता है इसराइल। इसराइल को इस क्षेत्र के बारे में काफ़ी पता है, इंटेलिजेंस इसराइल के पास है कि कौन सा लीडर कहाँ छुपा हो सकता है। तो हमास को ये सब चीज़ें पता थी, लेकिन इसके बावजूद हमास ने कार्रवाई की। हमास को पता था कि ये जो इसराइल है वो अगर हमास के पीछे भागेगा या हमास को निशाना बनाने की कोशिश करेगा तो उसके चक्कर में इसराइल को जो दूसरे फ़िलिस्तीन लोग हैं उनको भी निशाना बनाना पड़ेगा, यानी कोलैटरल डैमेज होगा। हमास हमास ऐसा हो नहीं सकता कि केवल इसराइल जो सेना है वो हमास को ही निशाना बनाए, क्योंकि हमास ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो जनता के बीच छुपा है। उसने जो अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हॉस्पिटल, स्कूल यहाँ से निकाल के रखा है। उसके जो फाइटर है वो जनता के बीच मिले हुए हैं। तो उन फाइटरों को पहचानना इतना मुश्किल काम है कि इसराइल, उनके ना तो इसराइल के पास उनकी फ़ोटो है जिससे वो पहचान सके उनको। तो इसराइल अगर हमास के पीछे वो अटैक करता है तो हमास को मारने के चक्कर में वो काफ़ी फ़िलिस्तीन लोगों को भी इसराइल नुकसान पहुंचा सकता है, उनको निशाना बना सकता है। और वैसे देखने को मिला अभी तक जो 18,000 लोग, फ़िलिस्तीन लोग जो मारे गए, उनमें से लगभग 70% या तो महिलाएं या तो बच्चे हैं। तो ना ये दोनों जो महिलाएं बच्चे, ये जाहिर सी बात है हमास के तो मेंबर हो नहीं सकते। तो ये चीज़ हो रही है। हमास, मान लीजिए अगर 18,000 में से 5,000 हमास के फाइटर मारे गए और बाकी जो 13,000 है वो सिविलियन लोग हैं, तो इससे हो ये रहा है कि हमास को एक मौका मिल गया है। पहली चीज़ है कि वो इसराइल के ऊपर आरोप लगा रहा है कि इसराइल जो सिविलियन लोग हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है, उनके घरों को निशाना बना रहा है, उनके घरों से उनको निकाल रहा है। और जिस तरह से हॉस्पिटल, स्कूल, वहाँ पर भी इसराइल ने बमबारी की है। तो हमास ये दुनिया भर में ये फैलाने की कोशिश कर रहा है कि इसराइल एक वार क्राइम कर रहा है इस इलाके में और एक जेनोसाइड कर रहा है। ख़ासतौर में जो मुस्लिम देश है इस इलाके के, वो तो इस बात को मानने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। वो कह भी रहे कि इसराइल यहाँ पर वार क्राइम कर रहा है इस गाजा के इलाके में। तो जो हमास का ये परसेप्शन था, जो उसका एक प्लान था कि इसराइल को इस क्षेत्र में, इसराइल को एक विलन की तरह पेश करना, उसमें लगता है वो सफल हो गया है। दूसरा हमास का यहाँ पर गोल ये रहा होगा कि ये जो फ़िलिस्तीन इशू है ये पिछले कुछ सालों में काफ़ी बैकवर्ड चले गया था, लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। अब ये फिर से जो मुद्दा है ये फिर से पूरी दुनिया के सामने आ गया है और अमेरिका भी इस बात को अब मानने लग गया कि जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है जिसके तहत ये फ़िलिस्तीन लोगों का एक देश बनना चाहिए। तो अमेरिका ने भी कहना शुरू कर दिया कि ये जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है इसको अब काम करना पड़ेगा इसमें, ताकि एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीन देश बनाया जा सके। तो लगता है कि जो 2 स्टेट नेशन वाला जो 1990 में बनाया गया था उस लॉकआउट के तहत, उसको जीवित करने में हमास फिर से तैयार हो गया है। फिर से उसने इतना अपने अटैक से इतना उसने बवाल मचा दिया कि अब वो इस मुद्दे को फिर से बात करने के लिए वो राज़ी हो गए। तीसरा, हो सकता है कि हमास जो इसराइल इस क्षेत्र में जो अपने संबंधों को नॉर्मलाइजेशन कर रहा था, इसराइल ने यहाँ पर 2020 में यूएई और बहरीन, ये 2 अरब देश हैं, इनके साथ अपने संबंधों को बना दिया था
डिप्लोमेटिक संबंध इन के बीच में बन गया था, इसराइल और इन दो अरब देशों के बीच में। और अभी ये भी आ रही थी खबर कि जो सऊदी अरेबिया है वो भी इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बनाने को तैयार हो गया है। तो लगता है कि हमास ये जो संबंधों को बना इसराइल और अरब देशों के बीच जो संबंध बनने शुरू हो गए थे, तो हमास इन संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश करने के लिए उसने अटैक किया है। जैसे जब से अटैक हुआ है तो ये इसराइल और सऊदी अरेबिया इनका जो बातचीत चल रही थी संबंधों को बनाने के लिए, अब वो बातचीत टूट गई है। अब सऊदी अरेबिया भी इसराइल के ऊपर आरोप लगा रहा है कि इसराइल जिस तरह से वार क्राइम कर रहा है इस इलाके में, तो और साथ में जो यूएई और बहरान है जिन्होंने कुछ साल पहले डिप्लोमेटिक संबंध बना लिए थे इसराइल के साथ, वो भी अब इसराइल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इसराइल इस क्षेत्र में कार्रवाई जो कर रहा है वो वार क्राइम की कैटेगरी में आता हो। तो हमास के कुछ ये 3 गोल थे जिसमें उसको सफलता मिल चुकी है। हमास ने एक अटैक के ही वजह से उसने जो 7 अक्टूबर का अटैक था उससे एक तीर से उसने 3 शिकार किए। पहला ये कि उसने इसराइल को एक ग्लोबल परिया बना दिया, यानी कि इसराइल को अब ज़्यादातर देश एक विलन के तौर में देखते हैं। दूसरा, उसने फ़िलिस्तीन इशू को दोबारा से दुनिया के सामने रख दिया है। तीसरा, उसने जो अरब देश जो इसराइल के संबंधों के बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था, उन संबंधों को भी उसने हमास के अटैक से वो संबंध बिगड़ने शुरू हो गए। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण हमास को अभी तक इस लड़ाई में अपर हैंड में है। हमास एकलौता ऐसा इस समय फ़िलिस्तीनी आउटफिट है या फ़िलिस्तीनी ग्रुप है जिसको जो फ़िलिस्तीनी लोग हैं वो पॉपुलर मानते हैं। अभी वेस्ट बैंक जो इलाका है वहाँ पर भी अभी हमास काफ़ी पॉपुलर है। तो हमास की पॉपुलैरिटी इस समय बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से हमास ने अभी तक इस लड़ाई के बाद उसने इसराइल को भी सीज़ फायर करने के लिए उसने मजबूर किया था। जो हॉस्टेजेस हमास ने बनाए थे तो उस हॉस्टेजेस को इसराइल को जब सौंपा गया था, लगभग 100 से ज़्यादा हॉस्टेज इसराइल में चले गए, तो उनको तभी भेजा गया जब इसराइल इस बात को सहमत हुआ कि हम इस लड़ाई को 1 हफ्ते या कुछ दिनों के लिए रोकने के लिए तैयार है। तो हमास ने इसराइल के ऊपर दबाव बना दिया था। तो अभी तक जितना देखा गया है कि अभी तक हमास को ना तो उसको कोई मिलिट्री इतना नुकसान हुआ है, ना ही उसके जो पॉलिटिकल लीडर है अभी उनको कुछ नुकसान हुआ है। हमास के जो उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नॉर्थ गाजा में वो तो ख़त्म हो चुके हैं, इसराइल ने उनको लगभग ख़त्म कर दिया है। लेकिन जो साउथ गाजा वाला इलाका है वहाँ पर अभी भी हमास के कुछ फाइटर छुपे हुए हैं और उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी उन्होंने वहाँ बनाया हुआ है। आने वाले दिनों में देखना होगा क्या इसराइल का जो गोल है हमास को ख़त्म करने का, क्या उसमें वो सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं। और अगर वो सक्सेसफुल हो भी पाएगा तो ये भी संभावना है कि हमास फिर से कुछ साल बाद दोबारा से खड़ा हो जाएगा और दोबारा से गाजा में फिर से सत्ता में कब्जा कर लेगा और दोबारा से वो इसराइल के ऊपर अटैक कर सकता है। तो हमास को पूरी तरीके से ख़त्म करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होने वाला है इसराइल के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूएस इसराइल की मदद कर रहा है इस समय लड़ाई में, और इसराइल को यूएस उसको इंटेलिजेंस मुहैया करा रहा है। दूसरा, जो हथियार की ज़रूरत है इसराइल को उसको भी यूएस मुहैया करा रहा है। साथ में जो डिप्लोमेटिक कवर है इस पूरे इलाके में वो उसके में भी इसराइल की मदद यूएस कर रहा है। जैसे कि जो पड़ोसी देश है अरब देश, वो इसराइल को निशाना बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। इसराइल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इसराइल यहाँ पर वार क्राइम कर रहा है। तो यूएस इन देशों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि इसराइल ऐसा कोई वार क्राइम नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए उसने ये कदम उठाया है। साथ में जो यूएस है वो सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पर भी कुछ रेजुलेशन रखे जा रही है जिसमें सीज़ फायर की डिमांड की जा रही है। तो इन रेजुलेशन में भी जो यूएस है वो वीटो लगा दे रहा है। अगर ये रेजुलेशन पास हो जाते तो इस पास होने के बाद यूएन की तरफ से एक संदेश जाएगा कि इसराइल को ये सीज़ फायर करना पड़ेगा। इसी वजह से अमेरिका इसको वीटो लगा रहा है। अमेरिका कहना चाहता है कि अभी ये सीज़ फायर नहीं हो सकता है। वजह ये है कि अगर सीज़ फायर हो जाएगा तो हमास फिर से खड़ा हो जाएगा और हमास इसराइल को निशाना बना सकता है। तो जब तक हमास को ख़त्म नहीं किया जाता तब तक यहाँ पर सीज़ फायर नहीं होनी चाहिए, ये यूएस का कहना है। तो यूएस इस समय इसराइल को काफ़ी मदद कर रहा है इस इलाके में, और जो लड़ाई इसराइल लड़ रहा है तो उसमें भी यूएस की काफ़ी मदद है। लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि यूएस इसराइल के ऊपर कुछ प्रेशर भी बना रहा है। जैसे इसराइल की जो कार्रवाई है उसमें यूएस कह रहा है इसराइल को कि उसको इस इलाके में जो सिविलियन लोग हैं
उनको निशाना नहीं बनाना है। दूसरा, जो फर्स्ट फ़ेज़ के दौरान गलती हुई थी इसराइल से, उस गलती को दूसरे फ़ेज़ में नहीं दोहराना है। फर्स्ट फ़ेज़ में इसराइल ने काफ़ी सिविलियन लोगों की मौतें हुई थी। तो ये जो सेकंड फ़ेज़ है अभी लड़ाई का, जो साउथ गाज़ा में इस समय शुरू है, तो उसमें यूएस ने कहा है इसराइल को कि आप संभल के आपको इस इलाके में कार्रवाई करनी है ताकि सिविलियन को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन इसराइल अमेरिका कहने के बावजूद भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। उसकी जो सेकंड फ़ेज़ में अभी कार्रवाई है वो फर्स्ट फ़ेज़ की तरह ही है, और लगभग 4000 लोग, जब से सेकंड फ़ेज़ एक हफ़्ते पहले सीज़ फायर टूटने के बाद शुरू हो गया था सेकंड फ़ेज़, तो उसमें से एक हफ़्ते में अभी तक 3-4 हज़ार फ़िलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है। तो अमेरिका की जो सरकार है वो अभी तक उसका जो प्रभाव है इसराइल के ऊपर, तो उस प्रभाव का वो फ़ायदा नहीं उठा पा रही है। पहली चीज़ है कि इसराइल को अमेरिका सरकार मदद अगर बंद कर देती है तो फिर बहुत इसराइल के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसराइल को एक तो जो यहाँ पर इंटेलिजेंस मिलती है यूएस की, इंटेलिजेंस पूरे क्षेत्र यूएस ने यहाँ पर अड्डे बना रखे, उस अड्डों से यूएस इसराइल को बचाने की कोशिश करता है और साथ में इंटेलिजेंस भी मुहैया कराता है। तो अगर इंटेलिजेंस बंद हो जाएगी तो इसराइल के लिए बहुत ही ख़तरनाक स्थिति हो सकती है, क्योंकि जो पूरा पड़ोस है इसराइल का, वो इसराइल का दुश्मन देशों से भरा हुआ है, तो इसराइल को नुकसान होगा। दूसरा ये है कि यूएस ये लड़ाई को अगर बंद कर देता है तो यूएस की छवि को नुकसान पहुंचेगा। जैसे कि इसराइल यूएस का एक बहुत पुराना पार्टनर है, और इसराइल अगर यूएस इसराइल का साथ छोड़ देता है तो फिर जो दूसरे देश है, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, जो यूएस के साथ कई दशकों से उन्होंने अपने डिफेंस सिक्योरिटी अरेंजमेंट बना रखा है, तो उन देशों को भी लगने लग जाएगा कि यूएस अब उनके काम का नहीं है। तो यूएस चाह के भी इसराइल का दामन को नहीं छोड़ सकता है। तो यूएस इस स्थिति में क्या कर सकता है? उसका ना तो कुछ प्रभाव, उसका जो प्रेशर कोशिश रही है इसराइल के ऊपर, उस प्रेशर का इसराइल के ऊपर कुछ असर तो देखने को मिल नहीं रहा है। तो यूएस के जो राष्ट्रपति है बाइडन, उनके ऊपर अब प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है। कुछ लोग हैं यूएस के, जो मुस्लिम्स लोग हैं ज़्यादातर, वो यूएस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रहे कि इसराइल को यहाँ पर सीज़ फायर चालू कराने के लिए दबाव बनाया जाए इसराइल के ऊपर। यूएस के अभी इलेक्शन आने वाले 2024 में प्रेसिडेंसी इलेक्शन है, उसमें बाइडन को मुस्लिम वोटरों की काफ़ी ज़रूरत है, तभी वो इलेक्शन जीत सकते हैं। तो उनको भी, बाइडन को ये बात समझ में आ गई कि इसराइल को कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्रेशर इस तरह से बनाना चाहिए कि इसराइल गाजा के जो सिविलियन लोग हैं उनको नुकसान ना पहुँचाए, और ख़ास तौर में जो सप्लाईज है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। जो सप्लाईज अभी कुछ दिन पहले खोल दी गई थी, जिसके तहत जो खाना पीने का जो सामान है जो गाजा के लोगों को भेज दिया गया है, शुरू हो गया है, तो उस सप्लाई को इसराइल बंद ना करे। तो यूएस कुछ इस तरह से मांगे कर रहा है इसराइल से। तो इसराइल ने अभी जिस तरह से उसने साउथ गाजा में अटैक उसने पूरी तरीके से कर दिया, अब केवल राफा वाला एक क्षेत्र बचा है जहाँ पर सप्लाई पहुँच पा रही है। इसके अलावा पूरा गाजा, नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा का जो इलाका है वहाँ पर सप्लाई से आनी बंद हो गई है लड़ाई के कारण। तो यूएस में इस समय प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो बाइडन, उन्होंने अपने डिफेंस ऑफिसर को इसराइल में भेजा है, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथोनी ब्लिंकन, वो भी इसराइल गए थे, और उन्होंने इसराइल सरकार से यही कहा था कि आपको ये लड़ाई में जो इंटरनेशनल कानून है उसी के तहत आपको ये लड़ाई लड़नी है। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाना है। अगर आप लोगों को नुकसान पहुँचाओगे तो फिर हमारे संबंधों में तनाव आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से अमेरिका की सरकार कोशिश कर रही है इसराइल के ऊपर किसी भी प्रकार से कुछ भी इसराइल के ऊपर दबाव बनाया जाए, इसराइल ये लड़ाई को संभल के लड़े। और अमेरिका ने के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथोनी ब्लिंकन, उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण कही है। उन्होंने कहा है कि अगर ये लड़ाई को सतर्कता से लड़ा नहीं गया तो फिर ये इसराइल के लिए खुद एक भयानक कैटास्ट्रॉफिक घटना में तब्दील हो सकता है। उनका कहना है कि जो अरब देश है पड़ोस के, जब वहाँ के देशों में खबर पहुँचने आएगी कि एक हॉस्पिटल में हज़ारों लोग थे और उनके ऊपर बमबारी हुई जिसमें वो मारे गए, तो ऐसी खबरें जब अरब देशों के लोग पढ़ेंगे तो उनमें इसराइल के प्रति नफ़रत की भावना में तेजी आएगी, और हो सकता है कि लड़ाई फैल भी सकती है अरब देशों में। तो अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने इसराइल को ये समझाने की कोशिश की है कि आपको
बड़े ठंडे दिमाग से आपको हमास को ही निशाना बनाना है, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए भी ये अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा और पूरे क्षेत्र के लिए भी अच्छा होगा। ये जो लड़ाई है गाज़ा की, तो इस गाज़ा की लड़ाई में इस समय हमास और इसराइल के बीच ये लड़ाई है। लेकिन कुछ इलाके इस इलाके में जो इस लड़ाई में आने वाले समय में शामिल हो सकते हैं। जैसे अगर हम लेबनान की बात करें, जो कि इसराइल की बॉर्डर लगती है लेबनान में, तो लेबनान में एक प्रॉक्सी ग्रुप है हिजबुल्लाह नाम का, तो उसने चेतावनी दी है इसराइल को कि वो अटैक कर सकता है इसराइल के ऊपर। दूसरा ग्रुप है हाउती ग्रुप, यमन में है ये ग्रुप, और ये भी एक प्रॉक्सी ग्रुप है, इसने भी इसराइल को धमकी दी है। एक और ग्रुप है इराक में, उसका नाम हिजबुल्लाह ही है, तो उस ग्रुप ने भी इसराइल को धमकी दी है कि आने वाले समय में वो इसराइल को निशाना बना सकता है। और ये जो इराक में है ये ग्रुप, प्रॉक्सी ग्रुप, ये ईरान द्वारा बनाया गया था। ये जब इस्लामिक स्टेट ने इस इलाके को कब्जे में ले लिया था इराक के, तो इस इस्लामिक स्टेट को के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, तो उन्होंने ईरान की मदद ली थी, और ईरान की मदद से ही उन्होंने इस्लामिक स्टेट को खदेड़ दिया था इस इलाके में। तो इस इलाके में उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। तो ये जो कब्जा है अभी ये हिजबुल्लाह के अधीन हो चुका है। खतीबिया हिजबुल्लाह इस ग्रुप को कहा जाता है। लगभग ये बहुत बड़ा एरिया है इराक का। सैन फ्रांसिस्को जो शहर है उसका साइज़ से डबल इलाके में यहाँ पर कितबिया हिजबुल्लाह ने इराक के इलाके में कैप्चर कर रखा है, कब्जे में ले रखा है। और यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती उनको निकाल दिया, जो सुन्नी लोग रहते थे इस इलाके में, उनको ज़बरदस्ती उनके घरों से निकाल के कहीं दूसरी जगह भेज दिया है। तो इस इलाके में केवल अब जो फाइटर्स हैं हिजबुल्लाह के, वही यहाँ पर रहते हैं, और वो यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा वेपन्स को किस तरह से असेंबल करना है, वो सब तैयारी यहाँ पर चलती है। तो ये जो खतीबिया हिजबुल्लाह है जो इस इलाके को कंट्रोल करता है, ये ईरान से मदद लेता है, और ईरान ही इसको सिखाता है कि किस तरह से रॉकेट बनाया जाता है, या किस तरीके से दूसरी जो एडवांस वेपन्स है उसकी ट्रेनिंग ईरान द्वारा दी जाती है। ड्रोन कैसे बनाया जाता है वो सब ईरान से यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये जो क्षेत्र है ये पूरी तरीके से अब इसराइल जो सरकार है उससे भी कट चुका है। यानी इसराइल की जो सरकार की सेना है अब वो यहाँ पर नहीं जा सकती है, क्योंकि जो ग्रुप है उसने इस कब्जे में कब्जा कर लिया है। तो वो जो ग्रुप है वो किसी को यहाँ पर आने की परमिशन नहीं देता है, चाहे वो इराक की सेना ही क्यों ना हो। इराक की सेना यहाँ पर ना तो पेट्रोलिंग कर सकती है, ना वो घुस सकती है। तो इराक को भी इसी जो इराक की सरकार है उसको यहाँ से काट दिया गया है। अभी देखा गया है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ से कुछ रॉकेट अमेरिका के जो अड्डे हैं इराक में, उन अड्डों को निशाना बनाने के लिए इस इलाकों से रॉकेट छोड़े गए थे, और लगभग अभी तक 40-50 रॉकेट इस इलाके से सैनिक अड्डों की तरफ छोड़े गए। अमेरिका ने उनको इंटरसेप्ट कर दिया और अभी तक किसी को हानि नहीं पहुंची। हालांकि कुछ सैनिक है जो उन घायल हो चुके हैं, लेकिन किसी की अभी तक जान नहीं गई है। तो अमेरिका ने इसका बदला लेने के लिए जो इस इलाके है वहाँ पर उसने स्ट्राइक की है, जिसमें कुछ जो खतीबिया हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं वो मारे गए। तो ये जो क्षेत्र है खतीबिया हिजबुल्लाह के पास है इस समय। तो ये भी एक ऐसा ग्रुप बन चुका है खतीबिया हिजबुल्लाह जो आने वाले दिनों में इसराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। वो नुकसान पहुंचा सकता है, और ख़ास बात यह है कि खतीबिया हिजबुल्लाह के पास कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो कि काफ़ी एडवांस वेपन है, और उन वेपनों को वो सीधे अपने जो उसका अड्डा है वहाँ से इसराइल की तरफ भेज सकता है, और ख़ास तौर में वो अमेरिका के बेसेस को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर अमेरिका को अभी तक ये पता नहीं है कि ये जो खतीबिया हिजबुल्लाह है क्या इसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। खतीबिया हिजबुल्लाह ने अभी तक जितने भी रॉकेट का इस्तेमाल किया उसमें तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो रॉकेट थे, लेकिन माना जा रहा है कि प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल भी है खतीबिया हिजबुल्लाह के पास, जिसको अगर हिजबुल्लाह छोड़ देता है सैनिक अड्डों के ऊपर तो उससे अमेरिका को नुकसान सहना पड़ सकता है। तो आने वाले दिनों में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा अगर ये लड़ाई फैल जाती है। तो फैलने के कारण ये जो ग्रुप है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हाउती हो या खतीबिया हिजबुल्लाह हो,
ये इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और इसराइल और अमेरिका को इस इलाके में निशाना बनाने की कोशिश उनकी रहेगी। अभी एक न्यूज़ आ रही थी कि COP28 समिट चल रहा है इस समय आबू धाबी यूएई में, तो वहाँ पर कॉप समिट हो रहा है और ये कॉप समिट क्लाइमेट चेंज को लेकर है। इसमें कुछ 2 हफ्ते तक ये चलेगा और 12 दिसंबर को इसका फाइनल डेट है। तो इसमें पहली चीज़ है कि ये दुबई में हो रहा है, जो कि एक यूएई का शहर है और यूएई एक ऑथोरिटेरियन कंट्री है। यहाँ कोई डेमोक्रेसी वाला सिस्टम नहीं है। लोगों के जो अधिकार है उन अधिकारों को भी वंचित किया जाता है, उनसे ह्यूमन राइट अधिकारों से उनको वंचित है। इसके अलावा किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो डेमोक्रेसी के तहत लोगों को ना तो वोट देने का अधिकार है, ना सवाल पूछने का अधिकार है। तो ऐसे देश में एक COP28 समिट कराना ये अपने आप में एक बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। जब ये यहाँ पर दुबई में ये चुना गया था इसको कराने के लिए, तो आबू धाबी और यूएई जहाँ पर ये हो रहा है, तो उसकी सरकार ने ये आश्वासन दिया देशों को कि जो ये ब्लू जोन है जहाँ पर ये समिट होगा, वहाँ पर लोगों को आंदोलन करने की आज़ादी होगी। यानी वो अगर कुछ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी आज़ादी मिलेगी। तब जाके ये होस्टिंग राइट यूएई के पास आया। तो ये ब्लू जोन आखिरकार क्या है? ये ब्लू जोन उस इलाके को कहा जाता है जहाँ पर ये कॉप समिट होगा, तो उस इलाके के आसपास के क्षेत्रों को ब्लू जोन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ब्लू जोन में जो भी कारनामे होंगे या फिर जो भी वहाँ पर कुछ भी आंदोलन होगा, तो वो उनके ऊपर जो यूएई की पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर सकती है। वो इंटरनेशनली वो इम्यून है वो क्षेत्र। तो हमको देखने को मिला है कि जब से ये शुरू हुआ है COP28 समिट, तो इसमें कई तरह के प्रोटेस्ट इस ब्लू जोन में शुरू हो गए। एक प्रोटेस्ट तो जो गाज़ा में लड़ाई चल रही है उसके ख़िलाफ़ है। दूसरा प्रोटेस्ट ये क्लाइमेट को लेकर है। जिस तरह से फॉसिल फ्यूल की वजह से क्लाइमेट को वार्मिंग हो रही है, तो फॉसिल फ्यूल को बंद करने के लिए भी इस जगह में प्रोटेस्ट हो रहे। कुछ लोग तो यूएई के ऊपर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूएई की जो सरकार है उसने जिस तरह से लोगों के अधिकारों को वंचित करके रखा है, तो उसको लेकर भी प्रोटेस्ट हो रहे। तो ये जो प्रोटेस्ट है ये केवल ब्लू जोन तक ही सीमित है। अगर इसके बाहर ये जाएंगे तो इन प्रोटेस्टरों को बंद किया जा सकता है या फिर इन लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो उनको केवल आज़ादी ब्लू जोन तक है। ब्लू जोन में भी अगर ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो इनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। जो इस COP28 को जो इस समय चला रहे जो ऑफिशियल्स, उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये प्रोटेस्ट कर सकते। लेकिन ये प्रोटेस्ट भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है, क्योंकि जो यूएई है आमतौर में वहाँ प्रोटेस्ट करना गैरकानूनी माना जाता है। और कई लोगों को अरब स्प्रिंग जब था 2011 के समय में इस तरह से प्रोटेस्ट हुए थे, लोगों ने डेमोक्रेसी की मांग की थी। तो ऐसे लोगों को जो शामिल थे प्रोटेस्ट में उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया गया था। तो इस तरह से जो यूएई है उसमें प्रोटेस्ट आमतौर में नहीं होते हैं। लेकिन ये जो COP28 समिट है, इस लगता है कि इसको कराने के चक्कर में यूएई ने कुछ अधिकार दे दिए थे ब्लू जोन के क्षेत्र में। और कुछ लोग हैं जो अरब स्प्रिंग के समय यूएई में मौजूद थे और उन्होंने प्रोटेस्ट में सम्मिलित हुए थे। और जब उनको लगा कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है तो कुछ लोग भाग गए थे, दूसरे देश में चले गए थे। तो उनसे पूछा गया कि कई सालों बाद यूएई में फिर से प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? तो कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत सरियल है, मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से मैं ये दोबारा से देख पाऊँगा प्रोटेस्ट। यूएई में इस समय काफ़ी कंट्रोवर्सी भी दूसरी चीज़ के ऊपर भी बनी हुई है। जिस तरह से अल जबेर जो इसके इस समय इस ऑर्गेनाइजेशन जो COP28 है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अल जबेर खुद एक ऑयल कंपनी के वो सीईओ है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो उसको कैसे इसकी COP28 समिट की अध्यक्षता मिल चुकी है, ये भी एक सवाल है अपने आप में। तो कई सवाल अभी चल रहे हैं COP28 के जो होस्ट है देश यूएई उसके ऊपर। फिलहाल हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं।
COP28 समिट 12 दिसंबर को हो जाएगा ख़त्म। इसके बाद उसने अगले साल होना है। अगले साल उसने ईस्टर्न यूरोपियन देशों में से किसी एक देश में होगा। ईस्टर्न यूरोपियन देश, इनमें अगर देखा जाए तो मोल्डोवा, अज़रबैजान, अर्मीनिया और कुछ देश इस क्षेत्र में आते हैं। तो इन देशों में से किसी एक देश को अधिकार मिलेगा अगले साल का होस्टिंग अधिकार। तो कई देशों ने अपनी एप्लीकेशन सामने रखी है। अभी शुरू हो गई प्रोसेस एप्लीकेशन की। तो रसिया ने इन सब की एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया था। रसिया ने ब्लॉक इसलिए किया था क्योंकि ज़्यादातर देश जो ईस्टर्न यूरोप के, उन्होंने जब रसिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, तो इन देशों ने रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे। तो लगता है कि रसिया बदला लेने के लिए इनके जो एप्लीकेशन है उसको, उसके ऊपर सवाल उठा रहा है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहा है। यूएन में होता ही है कि अगर कोई भी देश अगर ऑब्जेक्शन खड़ा कर देता है किसी देश के ऊपर, तो फिर उस देश में होस्टिंग नहीं हो सकती है। तो ऐसे अगर स्थिति हो बनती है आने वाले समय में कि रसिया जो ऑब्जेक्शन उसने बनाया हुआ है अगर उसको बनाए रखता है, तो फिर किसी भी ईस्टर्न यूरोपियन देश में COP29 समिट नहीं हो सकता है। फिर ऐसी स्थिति में जो इस साल का होस्टिंग देश है यूएई, उसको ही ऑटोमेटिकली अगले साल का भी अध्यक्षता मिल जाएगी। अभी अपडेट आई है कि अज़रबैजान में जो ऑब्जेक्शन रसिया ने लगाई थी, उस ऑब्जेक्शन को रसिया ने हटा दिया है। तो अगले साल का जो समिट हो अज़रबैजान में होगा। अज़रबैजान ने सैंक्शन भी नहीं लगाए थे रसिया में। तो रसिया को कोई ज़्यादा अज़रबैजान से ना तो उसको कोई दिक्कत है, ना ही उसकी कोई स्ट्रेटेजिक राइवलरी है अज़रबैजान के साथ। तो रसिया ने इस वजह से अपने इंटरेस्ट को देखते हुए उसने अज़रबैजान से जो ऑब्जेक्शन था उसका पहले, उस ऑब्जेक्शन को उसने हटा दिया है। अब ये कंफर्म हो गया कि अगले साल जो COP29 समिट होगा वो अज़रबैजान में होगा। अब आगे देख लेते हैं कुछ न्यूज़। न्यूज़ आ रही है कि अर्जेंटीना में जो इलेक्शन हुए थे जिसमें जेवियर मिलाई प्रेसिडेंट से इलेक्शन जीत गए थे, तो उन्होंने कल के दिन शपथ ले ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में इस क्षेत्र से जो नेता है वो काफ़ी आ रखे थे, जैसे जेल बोल्सोनारो जो ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति है, वो भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वो भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए थे। जो फार राइट लीडर माने जाते हैं क्षेत्र के, साउथ अमेरिका का जो क्षेत्र है, वहाँ के कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति वो भी इस इलाके, वो भी इनके शपथ ग्रहण में आ रखे थे। तो जब ये मिले उनको उनका शपथ ग्रहण समारोह कंप्लीट हो गया, और जब उन्होंने शपथ ले ली थी तो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने जनता से कहा था कि जो मैंने वादे किए थे इलेक्शन में मैं उनको पूरा करके रहूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिन थोड़े मुश्किलों से भरे हो सकते हैं, हम कुछ हार्श डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो भी मैं डिसीजन लूँगा उससे अर्जेंटीना को भला होगा, अर्जेंटीना का और अर्जेंटीना लोगों के लिए मैं अच्छे डिसीजन लूँगा। उन्होंने कुछ डिसीजन लेना भी शुरू कर दिया, जैसे कि उन्होंने जो कैबिनेट मेंबर है उनको लिमिट कर दिया। अब केवल 9 ही मिनिस्टर बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ और डिसीजन लेने वाले आने वाले समय में, जिस तरह से उन्होंने इकोनॉमी को सुधारने के लिए उन्होंने कुछ फैसले समय में लेने वाले हो। इन्फ्लेशन इस समय 100% से ऊपर है, तो कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जा सके, वो सबसे बड़ा उनके ऊपर चैलेंज होने वाला है। जेबी मिलाई अगर उनकी बात की जाए तो 2021 में वो पहली बार कांग्रेस की सीट के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद उन्होंने 2023 का ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लड़ा जिसमें उनको जीत हासिल हुई है। तो वो नए न्यू कमर उनको कहा जा सकता है। उन्होंने पॉलिटिक्स में आज से 3 साल पहले ही उन्होंने कदम रखा था और 3 साल में ही उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी जीत लिया। इससे पहले वो इकोनॉमिस्ट थे, जिसमें वो टीवी चैनल में जो इकोनॉमिक अफेयर में वो अपनी बातों को रखा करते थे, वहीं से उन्होंने पहचान बनाई थी अपनी। और उन्होंने जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने कई बहुत ही ज़्यादा रेडिकल लोगों के सामने बातें रखी थी, जैसे कि उन्होंने जो करेंसी है अर्जेंटीना की पीसो, उस करेंसी को उन्होंने ख़त्म करने की बात की थी और उसके जगह में अमेरिका के डॉलर को एक लीगल टेंडर के रूप में अपनाने की बात की थी। साथ में उन्होंने जो रिज़र्व बैंक है अर्जेंटीना का उसको भी बंद करने की बात की थी। रिज़र्व बैंक, उन्होंने कहा कि हमको रिज़र्व बैंक की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रेडिकल कुछ बातें की थी। तो माना जा रहा है कि उन्होंने जब से वो राष्ट्रपति की शपथ ली है उन्होंने,
तो उन्होंने कुछ चीज़ों को टोन डाउन कर दिया, जैसे कि अभी वो जो उनके वादे थे, जैसे कि उन्होंने डॉलराइज करने का जो उनका प्लान था, अभी उसको उन्होंने बैक सीट में रख दिया है। उसके ऊपर अभी वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। अभी उनका जो सबसे पहले उनके पास जो चैलेंज है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने के लिए, कैसे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा उनके ऊपर चैलेंजिंग टास्क होगा। जेबी मिलाई माना जाता है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, लिबरल आइडियोलॉजी को वो मानते हैं, और उनको कई लोग ट्रंप से उनका कंपैरिजन करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप माना जाता है, डोनाल्ड ट्रंप अर्जेंटीना के डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है जेबी मिलाई को। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप से उनका कंपैरिजन करना पूरी तरीके से ठीक नहीं है, या फिर जेल बोल्सोनारो उनसे भी कंपैरिजन करना जेबी मिलाई का वो भी ठीक नहीं है। जेबी मिलाई अपने आप में एक अलग व्यक्ति है, उनकी अलग अलग पॉलिटिकल उनका मूवमेंट है, और जिस तरह से उनको ट्रंप से कंपैरिजन किया जा रहा है न्यूज़पेपरों में, मुझे लगता है कि वो कंपैरिजन पूरी तरीके से ठीक नहीं है। मैं आपको कुछ बता देता हूँ एग्जांपल। पहले ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, यूक्रेन की जो लड़ाई है उसमें, यूक्रेन की लड़ाई में वो यूक्रेन की मदद नहीं करना चाहती, जबकि जो जेबी मिलाई है वो यूक्रेन को सहायता देने के लिए वो तैयार है। और जिस तरह की उनके शपथ ग्रहण में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहुंचे थे, तो उससे पता लगता है कि उनका जो सहयोग है आने वाले समय में वो यूक्रेन को मिलने वाला है। तो इस तरह से कुछ और भी बातें हैं जेबी मिले में जो उनको दूसरे नेताओं से अलग बनाती है। लेकिन ये फिर भी ये न्यूज़पेपर में वही चीज़ चली कि ये जो अर्जेंटीना का डोनाल्ड ट्रंप है, ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। हालांकि कुछ रेडिकल सुझाव जेबी मिले ने जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वो सुझाव उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा रेडिकल रखे थे। अब वो रेडिकल जो सुझाव है, अब वो वाकई उस सुझाव के ऊपर वो काम करेंगे नहीं करेंगे, वो तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। फिलहाल उनको इलेक्शन में जीत हासिल हो गई थी और उनका शपथ ग्रहण समारोह हो गया। अब उन्होंने आने वाले 5 सालों में वो राष्ट्रपति बने रहेंगे अर्जेंटीना के। अभी देखा जाए तो उनके जो राष्ट्रपति तो बन चुकी है, लेकिन जो चैम्बर है, पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, तो उसमें उनकी पार्टी की अभी काफ़ी कम सीटें हैं। जो लोअर हाउसेस में उनकी सीटें 15% है केवल, और जो अपर हाउसेस में उनका जो सीटें हैं उनकी पार्टी की वो 10% है। तो अगर उनको कोई भी बिल पास कराना होगा तो दूसरी पार्टी का सहयोग लेना ज़रूरी है, तभी जाके जेबी मिलाई बिलों को पास करा सकते हैं, जो उनके प्रपोजल है उसको पास करा सकते हैं। तो आने वाला समय काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है जेबी मिलाई के लिए भी और अर्जेंटीना के लोगों के लिए भी। अभी एक ओपिनियन पोल आया था, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये ओपिनियन पोल किया है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में अभी इलेक्शन होने वाले हैं आने वाले समय में, 2024 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो पूछा गया था जनता से कि आप इन दोनों में से आप किसको वोट दोगे। तो पता लगा कि डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा वोट मिला है बाइडेन के मुकाबले। 3% ज़्यादा वोट ट्रंप को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत सरप्राइजिंग है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की माना जा रहा था कि जब उन्होंने जनवरी 6 का जो दंगे फसाद हुए थे, उसके बाद माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का कैरियर ख़त्म हो चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भी अपने आप को रेलेवेंट बना के रखा था, और जिस तरह से उन ओपिनियन पोल में दिख रहा है कि वो आगे पोजीशन में दिखाई दे रहे, तो ये अपने आप में एक बहुत आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण ये सर्वे होने वाला है। और अभी तक इससे पहले जो सर्वे हुए थे उसमें जो बाइडेन को आगे बताया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप से। तो इलेक्शन अब नज़दीक है, 1 साल का समय है, तो 1 साल में कुछ भी हो सकता है। अभी जो बैटल है, जो लड़ाई है, वो कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कभी बाइडेन आगे जा रहा है, कभी डोनाल्ड ट्रंप आगे जा रहा है। पहले हम देख लेते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने जब 2020 के इलेक्शन में उनकी हार हो गई थी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जब उनकी हार हो गई थी, तो उन्होंने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि वोटर फ्रॉड हुआ है, यानी फ्रॉड किया गया इस इलेक्शन में, और मैं इस हार को स्वीकार नहीं करता हूँ। उसके बाद उन्होंने अपने जो सपोर्टर है, 6 जनवरी को अपने सपोर्टर को उन्होंने कांग्रेस के सामने बुला दिया था। तो इन सपोर्टरों ने दंगे फसाद किए उस दिन, और कांग्रेस के अंदर घुस के, जो वहाँ का कैपिटल हिल है, वहाँ पर घुस के उन्होंने काफ़ी नुकसान किया था, दंगे फसाद। उस इलाके में
कई पुलिस ऑफिसरों को चोट पहुंची थी, कई प्रोटेस्टर को भी चोट आई थी, कुछ प्रोटेस्टर मारे भी गए थे। तो इसका जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप को ठहराया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप लगाए गए कि उन्होंने अपने सपोर्टर को उकसाने की कोशिश की कि ये जो इलेक्शन है इसको ओवरटर्न किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कुछ केसेस भी इस समय चल रहे, लगभग काफ़ी 80 से 90 केसेस डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई केसेस है, अलग अलग विषय के ऊपर चले। एक विषय तो ये है कि जो जनवरी 6 का है। दूसरा विषय ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बिज़नेस है उसमें उन्होंने बिजनेसेस में फ्रॉड किया है, वो भी केसेस उनके ऊपर चला है। तीसरी बहुत सारे केसेस चल रहे डोनाल्ड ट्रंप में। तो माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का कैरियर ख़त्म माना जा रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने लगता है कि वो रिपब्लिकन पार्टी को उन्होंने इतने इतने मजबूती से अपने कब्जे में ले रखा है कि कोई भी रिपब्लिकन पार्टी का लीडर उनके खिलाफ आवाज़ उठा नहीं पा रहा है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन नॉमिनी के रूप में अभी खड़े हो रखे। हालांकि कोई और भी है, कई सारे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से अभी के सामने खड़े हो रखे, लेकिन माना जा रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। उनका कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी का तो डोनाल्ड ट्रंप का बनना लगभग तय हो चुका है। तो रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी अगर वो बन जाते हैं तो फिर उसका इलेक्शन, उनका इलेक्शन जो बाइडन के साथ होगा। जो बाइडन देखा जाए तो उनके ऊपर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप को जिन्होंने हराया था तो जो बाइडन ही थे। तो जो बाइडन की जो सरकार है अभी तक उसको 3 साल कंप्लीट हो गए। तो कुछ अच्छे कदम उठाए जो बाइडन ने, जिस तरह से इकोनॉमी इस समय बहुत अच्छी है अमेरिका की। वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत अच्छा है और गरीबी तो कम हो चुकी है, साथ में जो बेरोज़गारी दर है वो भी काफ़ी कम है। लोगों को अच्छा पैसा मिल रहा है, लेकिन साथ में इन्फ्लेशन भी है वहाँ पर, जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है। साथ में जो यूक्रेन को अमेरिका की मदद मिलती जा रही है, तो वो एक बहुत कंट्रोवर्शियल इशू और बहुत पोलराइजेशन इशू आने वाले इलेक्शन में बनने वाला है। लगभग 50% अमेरिकन के लोग चाहते हैं कि ये जो मदद है इसको बंद कर देना चाहिए, जबकि 50% लोग चाहते हैं कि ये मदद को कंटिन्यू रखा देना चाहिए। तो आने वाले जो इलेक्शन होंगे इसमें यूक्रेन का जो मुद्दा होगा वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है कि कौन ये इलेक्शन जीतता है। अभी एक खबर अमेरिका से आई है। अमेरिका में एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट में लगभग उसने 40 साल काम किया है। ये जो व्यक्ति है, ये पता चला है कि जब ये अमेरिका सरकार में काम कर रहा था तो ये छुप के क्यूबा के लिए तरफ से ये जासूसी कर रहा था। ये अमेरिका के ऑफिसेस में जाके ये अमेरिका के डॉक्यूमेंट्स की छानबीन कर रहा था और उन डॉक्यूमेंट को क्यूबा तक ये पहुंचा रहा था। ये जो व्यक्ति है ये कोलंबिया में इसका जन्म हुआ था। कोलंबिया एक साउथ अमेरिका का देश है। तो इसके जो माता पिता है, जब ये 6 साल का था तो माता पिता के साथ ये अमेरिका आ गया था और 1980 में इसको स्टेट डिपार्टमेंट जो वहाँ का फॉरेन अफेयर है उसके ऑफिस में इसको जॉब मिल गई थी। तो इसने 40 साल तक वहाँ नौकरी की। इसको बड़े बड़े पद में इसको पहुँच गया था, जैसे कि ये बोलीविया का इसको एम्बेसडर बना दिया गया था अमेरिका का। तो ये इसने जो भी काम किया था ये लैटिन अमेरिका की तरफ जो देश है वहाँ पर ये एक्टिव रहता था। जब ये जॉब करता था तो उसी इलाके में इसको जॉब ऑफ़र मिला करती थी। तो अब जाके पता लगा है कि ये इसने क्यूबा की जो सरकार है उसको अमेरिका के कुछ सीक्रेट है, कुछ राज है जो इसने जासूसी करके उन राजों को क्यूबा सरकार तक पहुंचाया था। ये अभी 70 साल की उम्र में पहुंच चुका है ये व्यक्ति और इसने ये एक एजेंट था, अंडर कवर एजेंट, उसने इसको फंसाने की कोशिश की थी और इससे बुलाया इसको एक जगह में और इसने कबूल कर लिया ये चीज़ कि मैंने हाँ वाकई में क्यूबा सरकार की मदद की। तब जाके ये चीज़ें सामने आई मीडिया के। अब इस व्यक्ति को पकड़ लिया है, लेकिन क्या वजह है कि इसने क्यूबा की मदद की? क्या क्यूबा सरकार ने इसको पैसा दिया था? हो सकता है पैसा दिया था, अभी तक ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता लग पाएगा। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि इसने क्यूबा सरकार की मदद इसने जो की थी तो उसमें सबसे पहला मोटिवेशन इसका ये था कि इसको लगा था कि अमेरिका में इसके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है, इसके साथ भेदभाव हो रहा है। जैसे कि लैटिन अमेरिकन देशों के नागरिकों के साथ अमेरिका में भेदभाव आमतौर में होता है, तो वो भेदभाव इसके साथ भी हुआ था। तो लगता है कि इसने उसका बदला लेने के लिए अमेरिका के जो राज है वो क्यूबा सरकार के सामने रखे थे। और ये भी बात मानी जा रही है कि क्यूबा सरकार इसके पास नहीं गई, पहले पहले इसने खुद क्यूबा सरकार के पास गया और कहा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ।
तो क्यूबा की सरकार ने इसको, जाहिर सी बात है उनको तो फ़ायदा होगा। अमेरिका और क्यूबा के संबंध पिछले 50-60 सालों से काफ़ी ख़राब रहे। जब से फिदेल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति बने थे, तब से अमेरिका और क्यूबा के संबंध टूट गए थे। तो क्यूबा को अमेरिका एक दुश्मन देश समझता है। तो क्यूबा के साथ किसी भी प्रकार के जो संबंध हैं अमेरिका ने वो बंद किए थे और 2015 में ही ये संबंधों को फिर से नॉर्मलाइजेशन किया गया। तो जब ये व्यक्ति काम कर रहा था स्टेट डिपार्टमेंट में, तब अमेरिका और क्यूबा के संबंध पूरी तरीके से टूटे हुए थे। तो उसने इस समय में क्यूबा सरकार को अमेरिका के कुछ राज बताए थे जिसका फ़ायदा क्यूबा सरकार ने उठाया। जैसे कि ये व्यक्ति ने कहा है कि इसके साथ भेदभाव हुआ था, तो उसका असर है कि इसने उसी का बदला लेने के लिए क्यूबा सरकार को ये कुछ राज अमेरिका के सरकार के बताए थे। अभी फ़िलहाल ये व्यक्ति जेल में, और इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी तो कुछ बातें और पता लगेगी। एक न्यूज़ आई है 2020 का जो इलेक्शन था, फ्रॉड हुआ था इसमें, तो इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर थे रूडी गुलियानी, तो उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जो फ्रॉड हुआ था, तो फ्रॉड हुआ नहीं था, फ्रॉड का आरोप लगा था। आरोप डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था। उन्होंने कहा था कि कुछ स्टेट है, खासतौर में जॉर्जिया, जहाँ पर वोटरों को ज़बरदस्ती उनके जो वोट हैं वो चेंज किए गए और डेमोक्रेटिक पार्टी को जिताने की कोशिश की गई है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान था, तो इस बयान को जो लॉयर है उनके रूडी गिलानी, उन्होंने इस बयान को फैलाने का काम किया था और मीडिया में उन्होंने इस बात को रखा था कि यहाँ पर फ्रॉड किया गया था इस स्टेट में। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें दिख रहा था कि 2 महिलाएं, जो इलेक्शन यहाँ पर जब हुआ है तो महिलाएं इस इलेक्शन को ओवरसाइट कर रही थी, यानी इस इलेक्शन में वो इलेक्शन जो टीम है उसमें वो काम करती थी। तो उस फुटेज में दिख रही है कि 2 महिलाएं कुछ मशीन में कुछ चेंज कर रही है। तो इस वीडियो के तहत रूडी गुलानी ने ये बात की थी कि इस वीडियो में भी दिख रहा है, जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि फ्रॉड इस स्टेट में हुआ है, तो इस वीडियो में ये बात कंफर्म हो जाती है। लेकिन बाद में पता चला कि वीडियो जो है वो एडिटेड वीडियो है और उसको एडिट किया गया है। तो ये जो 2 महिलाएं, इन्होंने केस भी कर दिया रूडी गुलानी के ऊपर और कहा कि हमको, जब से हमारे ऊपर ये आरोप लगाया गया कि हमने फ्रॉड करने की कोशिश की है, तब से हमको पूरे समाज में हमारे को ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, हमारे को धमकी दी जा रही है मारने की, हमको समाज में जीना बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए। एक महिला ने तो अपनी जो इलेक्शन की ड्यूटी की जॉब थी उसकी, वो भी उसने छोड़ दी है। तो ये 2 महिलाएं कोर्ट में जा रखी है और सिविल केस इन्होंने फाइल कर रखा है रूडी गुलानी के ऊपर, और लगभग कुछ $1 मिलियन की ये मांग कर रही है ये रूडी गुलानी से। तो आने वाले दिनों में रूडी गुलानी कोर्ट के सामने उनकी पेशी होने वाली है। तो ये रूडी गुलानी इन 2 महिलाओं के साथ फेस टू फेस वो खड़े होंगे और उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। रूडी गुलानी क्या क्या बातें कहेंगे वो पता लगेगा। और जैसे कि रूडी गुलानी की समस्या बढ़ चुकी है, उनके ऊपर कई केसेस चल रहे, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप है कि उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप का जो आरोप था, फ्रॉड का आरोप, उसको मास्टरमाइंड करने में रूडी गुलानी की भूमिका है। उन्होंने ही डोनाल्ड ट्रंप को ये सुझाव दिया था कि आप अगर ये फ्रॉड का आरोप लगा देते हो तो आप इस इलेक्शन को ओवरटर्न करा सकते हो। तो रूडी गुलानी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये तो सिविल केसेस है, लेकिन इसके ऊपर अलावा उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी चल रहे। अगर उसमें वो आरोपी पाए जाते तो उनको जेल भी हो सकती है। तो रूडी गुलानी जो एक समय में काफ़ी फेमस वकील हुआ करते थे, तो उनके लिए अब स्थिति बदल चुकी है। अब उनके ऊपर संकट के बादल मंडराने लग गए। अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे अगले साल, तो हो सकता है कि रूडी गुलानी को माफ़ कर दे। वो अलग बात है अगर ऐसा हो जाता है तो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर रूडी गुलानी के लिए आने वाले साल बड़े मुश्किल होने वाले। फिलीपींस से एक खबर आ रही है कि फिलीपींस और चाइना की जो बॉर्डर है, समुद्र की बॉर्डर, साउथ चाइना सी इस इलाके को कहते हैं। तो ये काफ़ी विवादित क्षेत्र है। चाइना इसको क्लेम करता है साउथ चाइना सी को, जबकि फिलीपींस भी कहता है कि ये हमारे हिस्से में आता है। तो यहाँ दोनों देशों की जो नेवी है उनकी आपस में झड़प होती रहती है। अभी कल एक न्यूज़ आई थी कि कुछ फिलीपींस से कुछ नाव निकली थी और नाव में कुछ क्रिसमस का सामान था। तो ये जो नाव है, ये यहाँ पर जो फिलीपींस की नौसेना का एक अड्डा है, तो वहाँ तक ये जा रहे थे उनको गिफ्ट देने के लिए। ये नाव में सामान भरा हुआ था। तो जब ये नाव जब जा रही थी,
तो इस नाव को बीच रास्ते में चाइना के जो नेवल शिप है उन्होंने घेर लिया और इसको वापस लौटने में मजबूर होना पड़ा। तो ये एक और हमको पता लग जाता है कि किस तरह से जो चाइना है वो इस इलाके को अपने कंट्रोल में बताने के लिए इस इलाके में, जो कि डिस्प्यूटेड इलाका है, वहाँ पर अपनी नौसेना को भेजता है और फिलीपींस शिपों को वो डराने की कोशिश करता है और उनको ज़बरदस्ती उन जहाँ वो जाना चाहती है सिर्फ उन शिपों को वापस भेज देता है चाइना। तो जो चाइना की मनमानी है साउथ चाइना सी में, उसके बारे में ये पहले से ही काफ़ी लगभग 2015-16 से ही चाइना इस पूरे क्षेत्र को अपना भाग बताता रहा है। और फिलीपींस ने भी अपना जो उसने जो आइसलैंड है उसका उसमें उसने अपनी मजबूती पकड़ बना रखी है और वो जो चाइना का जो क्लेम है उसको क्लेम को निराधार बताता है और कहता है कि ये जो क्षेत्र है ये हमारा है और हमारा इंटरनेशनली भी हमको आईसीसी ने इसके ऊपर जजमेंट भी दिया था साउथ चाइना के ऊपर, जिसमें इस क्षेत्र को फिलीपींस का बताया था। हालांकि चाइना ने इस डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया था। तो फिलीपींस ने अपने जो कुछ उसने आइसलैंड बना रखे हैं यहाँ पर साउथ चाइना सी में, तो उन आइसलैंडों में जो फिलीपींस के नेवल ऑफिसर है और जो वर्कर्स है वो रहते हैं यहाँ पर। हालांकि इनको चारों तरफ से चाइना के तरफ से घिरे हुए ये, और जैसे कि ये जो क्रिसमस का सामान इन्हीं लोगों के लिए जा रहा था, तो चाइना ने ये सामान को बीच रास्ते से पकड़ लिया था और इसको वापस फिलीपींस में भेज दिया। तो ये आने वाले समय में एक चाइना और फिलीपींस के जो संबंध है उसके लिए एक हो सकता है कि लड़ाई भी हो सकती है। अगर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया तो लड़ाई भी संभव है इस क्षेत्र में चाइना और फिलीपींस के बीच में। अमेरिका जो कि एक फिलीपींस का एक इंटरनेशनल पार्टनर है और फिलीपींस को सैनिक सहायता मुहैया कराता है, तो अगर लड़ाई शुरू हो जाती है तो अमेरिका को भी इसमें उतरना पड़ेगा और फिलीपींस की मदद करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं हम। मंगोलिया से खबर आ रही है। मंगोलिया भी चाइना का एक पड़ोसी देश है। तो अगर चाइना में देखा जाए तो चाइना एक बहुत बड़ा देश है और चाइना के जो ज़्यादातर लोग हैं वो हान एथनिसिटी से आते हैं। लगभग 90% जो चाइना की पॉपुलेशन है वो हान एथनिसिटी से बिलोंग करती है, जबकि अगर 10% जो उसकी आबादी है वो माइनॉरिटी आबादी है, जैसे तिब्बतन लोग हो गए या उइगर लोग हो गए, मंगोलियंस हो गए, कजाक लोग हो गए। तो ये कुछ माइनॉरिटी है। ये जो माइनॉरिटी लोग हैं इनको कंट्रोल करने के लिए चाइना सरकार ने इनके ऊपर कठोर कदम उठाए रहते हैं। जैसे तिब्बतन लोगों का जो क्षेत्र है तिब्बत, वहाँ पर तिब्बत लोगों को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा उइगर लोग, उनको भी चाइना सरकार ने कई लोगों को जेलों के अंदर डाला हुआ है। कजाक लोग, उनको भी चाइना सरकार ने कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम उठाए। अब आज हम बात करेंगे मंगोलियन लोग। मंगोलिया, इनर मंगोलिया जिसको कहा जाता है, ये चाइना का एक प्रोविंस है, राज्य है। तो यहाँ पर के जो ज़्यादातर लोग हैं मंगोलियन एथेनिसिटी से आते हो। तो अगर हम देखा जाए तो ये जो मंगोलिया राज्य है इसके बगल में एक देश पड़ता है, उसका नाम है मंगोलिया देश। तो मंगोलिया नाम से एक तो राज्य है जो चाइना के अंदर आता है और दूसरा एक मंगोलिया देश है जो चाइना का पड़ोसी देश है। तो होता ये है कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में जो चाइना की सरकार है उसने मंगोलियन लोगों के अधिकारों को कम करना शुरू कर दिया, उनके जो लैंग्वेज है उसको दबाना शुरू कर दिया, उनके कल्चर को दबाना शुरू कर दिया। तो मंगोलियन लोग इस क्षेत्र को छोड़ के मंगोलिया देश की तरफ भागना शुरू कर दिया उन्होंने। अब हो ये रहा है कि जब वो मंगोलिया भाग गए तो चाइना सरकार उनको पीछा कर रही है उनका, और उनको ज़बरदस्ती चाइना में लाया जा रहा है, उनको जेलों के अंदर डाला जा रहा है। अभी कुछ केसेस चल रहे, लगभग पिछले कुछ सालों में 6 ऐसे लोग हैं जो चाइना से भाग के मंगोलिया चले गए थे। तो चाइना ने मंगोलिया सरकार के ऊपर दबाव बनाया और इन लोगों को वापस चाइना लाया गया। तो एक महिला है जो चाइना के मंगोलिया वाले क्षेत्र में रहती थी पहले, तो वो भी भाग गई थी, मंगोलिया में चले गई। उनसे पूछा गया कि आप भागे क्यों, तो उन्होंने कहा कि चाइना हमारे क्षेत्र में कब्जा कर रहा है, हमारी ज़मीन को कब्जा कर रहा है, हमारे कल्चर को दबा रहा है। तो मेरे को अपने बच्चों का भविष्य वहाँ पर ठीक नहीं लगा और मैं छोड़ के मंगोलिया आ गई हूँ। मंगोलिया में उस महिला को निशाना बनाया जा रहा है। जो चाइना सरकार है वो महिला को कोशिश कर रही है कि इस महिला को वापस चाइना में लाया जाए किसी भी तरीके से। ये महिला कह रही है कि मेरे ऊपर इस समय झूठे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने चाइना को तोड़ने की कोशिश की थी। इस तरह से मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि गलत है, मैंने ऐसे कोई कोशिश नहीं की थी।
तो जो मंगोलिया है, मंगोलिया की जो सरकार है, जो एक इंडिपेंडेंट देश है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर लंबे समय से कम्युनिस्ट सरकार रही है और सोवियत यूनियन का एक प्रॉक्सी देश रहा है। जब 1990 में सोवियत यूनियन टूट गया था तो यहाँ पर भी कम्युनिस्ट सरकार टूट गई थी और यहाँ पर एक डेमोक्रेसी है इस समय मंगोलिया में। अगर मंगोलिया के संबंध चाइना के साथ देखा जाए तो दोनों के संबंध काफ़ी गहरे, दोनों के बीच में काफ़ी व्यापार होता है और चाइना ने मंगोलिया के ऊपर प्रेशर भी बनाया हुआ है। जब चाइना मंगोलिया से कुछ डिमांड करता है तो मंगोलिया आमतौर में उस डिमांड को मान लेता है। अगर मंगोलिया के हम जोग्राफी को देखें तो मंगोलिया इस समय दो बड़े देशों के बीच में बसा हुआ है। एक ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ रसिया है और साउथ की तरफ चाइना है। तो दोनों देशों के बीच में ये मंगोलिया है इस समय बसा हुआ और मंगोलिया लंबे समय से इन दोनों देशों के संबंधों का फ़ायदा उठाता रहा है और अपने आप को न्यूट्रल बताता रहा है दोनों देशों के बीच में। लेकिन जिस तरह से पिछले 20-30 सालों में जो रसिया कमज़ोर हो गया है और चाइना जिस तरह से उसने प्रगति की है, तो अब लगता है कि मंगोलिया अब इतना उसके पास चांसेस नहीं है, ऑप्शन नहीं है अब उसके पास। अब उसको चाइना की बात को मानना ही पड़ेगा। अगर वो चाइना की बात को नहीं मानता है तो चाइना मंगोलिया की इकोनॉमी को धराशायी कर सकता है, इतने पावर है चाइना के पास। तो मंगोलिया की बात की जाए तो मंगोलिया एक क्षेत्र माना जाता था। अगर चंगेज़ खान की बात की जाए जो प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा वॉरियर था, तो उसका जो जन्म हुआ था मंगोल के इलाकों में हुआ था। मंगोल ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया था चंगेज़ खान के जो उत्तराधिकारी है उनके समय में। लेकिन धीरे धीरे करके मंगोल क्षेत्र सिकुड़ता गया और इतना सिकुड़ गया कि मंगोल लोगों ने अपनी आज़ादी को खो दिया। कुछ भाग रसिया के पास चले गया, कुछ भाग चाइना के पास चले गया। रसिया वाला भाग आज़ाद हो चुका है जबकि चाइना वाला भाग अभी भी चाइना के पास है। अगर मंगोल के कल्चर की बात की जाए तो मंगोल की कल्चर की जो लिखने की शैली है वो वर्टिकल है होती है, यानी वो नीचे की तरफ लिखते हैं। तो चाइना में इस शैली को बचाए रखा था। जब माओ जेडोंग थे चाइना के राष्ट्रपति तो उन्होंने मंगोल लोगों का कल्चर को जैसे का तैसा बना रहने दिया। लेकिन जो रसिया वाला मंगोल था उस क्षेत्र में रसिया ने उस लिखने की शैली को ज़बरदस्ती ख़त्म कर दिया और उसकी जगह में जो रसियन शैली थी उसको अपनाया गया। अब देखने को मिल रहा है कि चाइना की सरकार भी रसियन वाली जो नीति है उसके हिसाब से चल रही है। अब जो चाइना सरकार है उसने जो मंगोल लोगों की लिखने की शैली है अब उसको बैन करना शुरू कर दिया। तो लोग लगता है कि जो अपनी कल्चर बचाने के लिए अब वो चाइना से भाग के वो मंगोलिया की तरफ भाग रहे। लोगों को याद है कि किस प्रकार से रसिया ने उनको उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय किया। अब उनको उसी चीज़ की उसी समय की याद आ रही है और उनको लग रहा है कि चाइना भी उनके साथ ऐसा सलूक कर सकता है। तो लोग अपने अधिकारों जब उनके अधिकारों को चाइना सरकार कम कर रही है तो अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए वो चाइना से भाग के मंगोलिया जा रहे हैं। लगभग काफ़ी सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों लोग अभी तक मंगोलिया जा चुके हैं। इस समय गाज़ा में लड़ाई चली है जिसमें इसराइल और हमास के बीच ये लड़ाई है। तो ये लड़ाई फ़िलहाल अभी दोनों के बीच में है, लेकिन ये लड़ाई बढ़ सकती है। अगर देखा जाए तो कुछ प्रॉक्सी ग्रुप है इस क्षेत्र में जो इसराइल को निशाना बना सकते हैं। एक प्रॉक्सी ग्रुप हाउती है जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। हाउती जो प्रॉक्सी ग्रुप है ये ईरान से इसको सहायता मिलती है और ये जहाँ पर इसने कब्ज़ा किया गया यमन वाला जो क्षेत्र है सना, जहाँ कैपिटल पड़ती है यमन की, तो इस क्षेत्र में उसका हाउती का कैप्चर हो चुका है। लगभग 5-6 साल पहले ही उसने इस इलाके को कब्जे में ले लिया था। तो ये जो जहाँ पर इसका कब्जा है हाउती का, तो वहाँ पर से रेड सी निकलता है जो कि बहुत ही बिजी इलाका है। यहाँ से कॉमर्शियल शिप निकलती है और दूसरे प्रकार की शिपें यहाँ पर व्यापार सामान लेके यहाँ से निकलती है और जगह जगह में सामानों को पहुँचाती है। तो हाउती इस समय काफ़ी स्ट्रेटेजिकली बेस्ड है। अगर वो चाहे तो इस इलाके जो रेड सी है उसको बंद कर सकते हैं और अगर वो बंद हो गया तो ये जो कॉमर्शियल शिप इधर से नहीं जा पाएंगे और पूरे दुनिया में इसका असर होगा, व्यापार को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। अगर हम हाउती की बात करें तो हाउती ने इसराइल को चेतावनी भी दे रखी है कि आने वाले समय में हाउती इसराइल को निशाना बनाएगा। हाउती की अगर बात की जाए तो उसने इसराइल के ऊपर कुछ रॉकेट छोड़ने की कोशिश की है जिसको अमेरिका ने बीच में इंटरसेप्ट करके ख़त्म कर लिया था। हाउती ने इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में कुछ शिपों को उसने हॉस्टेजेस बना लिया था, अगवा कर लिया था, कुछों के उसके ऊपर उसने फायरिंग की है। तो हाउती माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो प्रॉक्सी ग्रुप इस क्षेत्र में है उनमें से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हाउती निभा सकता है। अगर ये लड़ाई फैल जाती है इस पूरे इलाके में तो हाउती
ने जैसे कि उसने चेतावनी दी है कि वो इस इलाके को ब्लॉक कर देगा, तो ऐसी स्थिति में उसने ये भी कहा है कि वो अंधाधुंध तरीके से वो इन शिपों को निशाना बनाना शुरू कर देगा। अमेरिका के यहाँ पर कुछ उसकी वारशिप है इस इलाके में जो पेट्रोलिंग करते हैं, तो हाउती उनको भी निशाना बनाने की धमकी दे रहा है। हालांकि हाउती इतना एडवांस, उसके पास रॉकेट नहीं है जो इन शिपों को के ऊपर हमला कर पाए, लेकिन उसके पास जो सबसे उसका पावरफुल जरिया हाउती के पास वो है उसकी जो पॉलिटिकल लोकेशन है, जोग्राफिकल जो उसके पास इस समय फ़ायदा है, एडवांटेज है, वो ये है कि उसकी जो रेड सी वाला इलाका है वहाँ पर से वो बिल्कुल करीब में है हाउती का अड्डा, और उसका फ़ायदा उठा के वो इस इलाके को ब्लॉक कर सकता है। आगे बढ़ते हम। इजिप्ट में इस समय इलेक्शन चल रहे और संडे के दिन वहाँ पर प्रेसिडेंसी इलेक्शन हुआ है, और अब्दुल अल्फ सीसी जो इस समय इजिप्ट के राष्ट्रपति वो इस इलेक्शन में खड़े हो रखे हैं और उनका जीतना लगभग पक्का बताया जा रहा है। इजिप्ट में देखा जाए तो इजिप्ट में इकोनॉमी इस समय बहुत बुरी स्थिति में, कई 100 बिलियन डॉलर का कर्जा इस समय इजिप्ट सरकार ने ले रखा है, आईएमएफ से ये कर्जा लिया हुआ है। लेकिन इजिप्ट में इसके बावजूद लग रहा है कि जो प्रेसिडेंट है इस समय अब्दुल अल फतह सीसी, तो उनकी पॉपुलैरिटी का हम पक्का तरीके से नहीं कह सकते कि उनकी कितने समर्थक हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ पक्का है कि उन्होंने जो अपोजिशन पार्टीज है उसको बैन किया हुआ है, और अपोजिशन पार्टीज यहाँ पर किसी भी प्रकार का वो कार्रवाई नहीं करती है कोई भी, उन्होंने अपोजिशन पार्टीज और यहाँ पर जितने आंदोलन वगैरह उसको भी बंद किया हुआ है, कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ है, तो इलेक्शन में जो एक इंडिपेंडेंट अपोजिशन लोग थे उनको पहले ही चुनाव लड़ने से उनको बैन कर दिया गया था। केवल उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ने दिया गया जो कि या तो वो पावरफुल नहीं थे या उनको अब्दुल फतह सीसी से वो सहमत थे। कहने का मतलब है कि ये यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो अब्दुल फतह सीसी ने बस वो दिखाने के लिए डेमोक्रेसी की गई है, दिखाने के लिए यहाँ पर इलेक्शन होते। बाकी यहाँ पर कोई भी जो एक डेमोक्रेसी में अधिकार होता है लोगों का कि वो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, तो ये अधिकार यहाँ के लोगों को नहीं मिला हुआ है। तो अब्दुल फतेह सीसी पिछले कुछ दिनों में उनके ऊपर प्रेशर आ गया था, जिस तरह से जो गाजा की लड़ाई है, तो गाजा इजिप्ट का एक पड़ोसी क्षेत्र है, तो वहाँ पर की लड़ाई का असर यहाँ पर भी हुआ था। इजिप्ट में पहली बार कई दशकों बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, लोगों ने सड़कों में निकल के हमास के प्रति समर्थन दिखाया था और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की थी। तो अब्दुल फतह सीसी के ऊपर प्रेशर आ गया था, वो चाह के भी प्रोटेस्ट को बंद नहीं कर पाए, क्योंकि अगर वो ऐसा कर लेते तो उनके ऊपर आरोप लग जाता कि वो इसराइल के साथ मिले हुए। तो उन्होंने प्रोटेस्ट को होने दिया और किसी प्रकार का उसको ऊपर कार्रवाई नहीं की। तो बहुत क्रूशल समय में इलेक्शन हो रहे, जैसे कि इलेक्शन तो एक दिखावा है, इलेक्शन में तो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा और अब्दुल फतह सीसी का बनना तय है। लेकिन अब्दुल फतह सीसी आने वाले समय में उनको कुछ चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि ये जो गाजा की लड़ाई है ये अगर फैल जाती है तो इजिप्ट में ये सबसे पहले फैलेगी है। इजिप्ट में एक ख़तरा ये है कि जो फ़िलिस्तीन लोग गाजा के इनको ज़बरदस्ती इजिप्ट में घुसाया जा सकता है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इजिप्ट में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये 20 लाख लोग हैं, अगर इनको मजबूरन इजिप्ट में घुसा दिया जाता है इसराइल द्वारा, तो ये इजिप्ट के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन एक सिचुएशन बन जाएगी और इतने लोगों को कहाँ रखा जाए, ये एक बहुत बड़ा संकट हो जाएगा इजिप्ट सरकार के लिए। दूसरा संकट ये है इजिप्ट के लिए कि उसकी इकोनॉमी जो कि बस गिरते जा रही है, उसके कोई चांसेस नहीं दिख रहे कि कैसे इकोनॉमी को सुधार किया जाए उसमें। तो इजिप्ट को ये भी देखना पड़ेगा कि वो क्या करेगा, इकोनॉमी को कैसे आगे बनाएगा। एक बताया जा रहा है कि इजिप्ट यहाँ पर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। यूरोपियन देशों में इजिप्ट सरकार ये कह रही है कि अगर आपने हमका जो लोन आपने हमको दिया है, अगर आप इस लोन को अगर आप माफ़ नहीं कर देते तो हमारे देश से जो लोग हैं वो यूरोप की तरफ आ जाएंगे। तो यूरोप के देशों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। तो यूरोप के देश ने 10 बिलियन डॉलर का जो लोन है उसको माफ़ कर दिया है। तो इस तरह से इजिप्ट की जो सरकार है वो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है कि इकोनॉमी को कैसे वो ठीक करे, वो दूसरे तरीके से ब्लैकमेल वाले तरीके को अपना रही हो। लेकिन इसके बावजूद इजिप्ट का जो लोन है वो इतना ज़्यादा है कि अगर वो लोन
उसको अगर देने में मजबूर किया जाता है इजिप्ट को, तो इजिप्ट कुछ ही दिनों में बैंकरप्ट हो जाएगा। तो अगर वो बैंकरप्ट हो जाएगा तो फिर वहाँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदतर हो जाएगी और लोग वहाँ से अपने देश को छोड़ के यूरोप की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, और यूरोप के देश जाहिर सी बात है ये नहीं चाहते, तो इसी वजह से वो लोन को माफ़ करते जा रहे हैं। इजिप्ट के जो राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी, उनके जो संबंध इसराइल के साथ है, तो जैसे कि इजिप्ट और इसराइल के संबंध 1979 में संबंध को बना दिया गया था, तब से दोनों ही देश के संबंध अच्छे रहे। इजिप्ट और इसराइल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन भी करते रहते हैं, लेकिन ये लड़ाई के बाद से ऐसा लगता है कि इन दोनों देशों के संबंध में कुछ तनाव आ सकते हैं। तनाव आना शुरू भी हो गया है, जिस तरह से इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसराइल को एक चेतावनी दी है कि वो जो लोग हैं इनको किसी भी कीमत में गाजा से इजिप्ट ना भेजे। अगर ऐसा कर देती है तो ये लक्ष्मण रेखा होगी जिसको इजिप्ट स्वीकार नहीं करेगा, और इस हो जाता है तो इजिप्ट ये लड़ाई में कूद भी सकता है। फिलहाल यूएस की अगर माना जाए तो यूएस इजिप्ट का लंबे समय से एक पार्टनर रहा है। यूएस ने डिफेंस पार्टनरशिप के तहत इजिप्ट की काफ़ी सहायता की है, तो यूएस का भी इन्फ्लुएंस इस क्षेत्र में काफ़ी है। फिलहाल जो इजिप्ट है उसने ये जो लोगों के प्रति जो नफ़रत है इसराइल के प्रति, उसको भी कंट्रोल किया हुआ है। अगर ये गाज़ा के लोग ज़बरदस्ती इजिप्ट में आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर अब सिचुएशन चेंज हो जाएगी, अगर ऐसा होता है तो। फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में, और अमेरिका भी चाहता है कि ये कंट्रोल में बने रहे, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरफ ये चीज़ें जाएगी।